आज हम बात करेंगे न्यूटेनी एंड पीडियोजेनेसिस, यानी कि चिर भ्रूणता क्या होती है। चिर भ्रूणता का अपन शाब्दिक अर्थ ले तो चिर यानी बहुत लंबा, भ्रूण यानी भ्रूणीय अवस्था को अपने को दिखाई रखना। तो चिर भ्रूणता का दूसरा नाम साहक जनन भी है। इसका जो शब्द है उसको कालवान ने दिया था और सामान्यतः इन दोनों शब्दों के जो समान अर्थों में उपयोग ले लिया जाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। यह दोनों शब्द आधारभूत रूप से दो अलग अलग इवोल्यूशनरी प्रोसेस को शो करते हैं। न्यूटेनी जो वर्ड होता है उसका जो उद्भव हुआ था वो लैटिन लैंग्वेज के न्यू तथा ग्रीक लैंग्वेज के टेनिन से हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है लार्वल स्टेज का एक्सटेंशन ऑफ लार्वा लाइफ, यानी लार्वा लाइफ का एक लंबे समय तक बना रहना। यानी मैच्योरिटी स्टेज में जो एम्ब्रियोनिक या लार्वल जो करेक्टर्स होते हैं उनको धारण करना न्यूटेनी कहलाता है। प्राकृतिक रूप से अपन देखते हैं कि एम्फीबिया जो वर्ग है उसके कुछ जो स्पीसीज होती हैं, जैसे कि एम्बियोस्टोमेटिड है या प्रोटियम सैलामेंडर है, उसमें न्यूटेनी पाई जाती है। कुछ सैलामेंडर में जो लार्वा होता है वो अपने जो लार्वल करेक्टर होते हैं उनको चिरस्थायी यानी लंबे समय तक रखते हुए सेक्सुअल रूप से मैच्योर होकर रिप्रोडक्शन करने लगता है। यानी कि वैसे तो वो मैच्योर हो जाता है पर उसके करेक्टर्स होते हैं वो लार्वल होते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं टाइगर सैलामेंडर। टाइगर सैलामेंडर ऐसा ही एक करेक्टर है और टाइगर सैलामेंडर के जो एक्सोलोटल लार्वा होता है उसमें न्यूटेनी अपन को देखने को मिलती है। कुछ एक्वेटिक जो लार्वल्स यूरोडेल्स में जो कायांतरण विस्थापित हो जाता है या असफल हो जाता है, परंतु यह जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअल रूप से मैच्योर हो जाते हैं तथा वो फर्टिल एग देते हैं। तो क्या यह जो न्यूटेनी है या पीडियोजेनेसिस है, इन जो एम्फीबियंस में अपन देखते हैं कि जो न्यूटेनी या पीडियोजेनेसिस का जो प्रोसेज है वो स्पष्ट नहीं है तथा या यह दोनों एक दूसरे पर इम्प्लीमेंट हैं, अध्यारोपित हैं। तो अपन देखते हैं कि जो इस तरह का जो प्रोसेज आता है उसको यदि अपन न्यूटेनी माने या पीडियोजेनेसिस माने, क्या माने, यह जो एनिमल्स यदि एडल्ट के समान माने तो ऐसे जो होते हैं वो मैच्योर हैं और जिनके जो लार्वल करेक्टर्स हैं उन जिनका कि मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ है, अतः यह न्यूटेनी शो करते हैं। अन्यथा यह जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन समय से पूर्व डेवलप हो गए हैं, यह उनकी पीडियोजेनेसिस को शो करता है। अब अपन बात करेंगे एक्सोलोटल लार्वा और न्यूटेनी। एम्बियोस्टोमा जो न्यूटेनी का बहुत ही पुराना और सबसे उपयुक्त एग्जाम्पल है। मैक्सिको के जो उच्च धरातलीय क्षेत्रों में जो वहाँ पर एक झील थी और उसमें मैक्सिकेनम ये एम्बियोस्टोमा पाया जाता था तथा इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका के जो कोलोराडो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उसमें एम्फियोस्टोमा टिग्रिनम पाया जाता था। सामान्यतः इनकी जो लार्वल स्टेज थी उसमें नेचुरल रूप से गिल्स पाए जाते थे तथा यह जलीय हैबिटेट में यानी एक्वेटिक हैबिटेट में वो रहते थे। और इनमें जो मेटामॉर्फोसिस के बाद यह एयर ब्रीथिंग करने वाले जो स्थलीय मैच्योर अवस्था में बदल जाते थे, परंतु कुछ कंडीशन में यह लार्वल स्टेज मॉडिफाई या मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाती थी और इनमें गिल्स बने रहते थे तथा यह एक्वेटिक हैबिटेट में भी बनी रहती थी, परंतु सेक्सुअल रूप से ये मैच्योर हो जाते थे। यह जो
सेक्सुअल रूप से इनमें जो मैच्योरिटी होती थी, परंतु वो स्ट्रक्चरल रूप से इमेच्योर लार्वल स्टेज पाई जाती थी, जिनमें गिल्स भी प्रेजेंट थे, तो एक्सोलोटल कहलाते थे। यह नाम इनको मैक्सिको के स्थानीय निवासियों ने दिया और यह इन्हें जो आहार के रूप में यूज करते थे। एजटेक मैक्सिको में एजो अमेरिकन जो सभ्यता के लोग हैं एजटेक, उन्होंने एक्सोलोटल का अर्थ दिया जल का दास, सर्वेंट ऑफ वाटर। यानी उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पर नाम दिया था एक्सोलोटल का शाब्दिक अर्थ कि जो सर्वेंट ऑफ वाटर हो। किसी समय इन एक्सोलोटल को साइरिडेन का अलग से एक स्पीसीज वो वंश माना जाता था, जैसे कि सेरेडोन्स, एक्सोलोटल्स और साइरिडन्स, मैक्सिकोनम्स, इस तरह से इनको अपन मानते थे। पर 1865 में फ्रांस और पेरिस में इनका जो अलग माना गया और इन्होंने एक्सोलोटल ने अपने गिल्स त्याग दिए तथा ये मेटामॉर्फाइड होकर सैलामेंडर में चेंजेज हो गया। तब से यह जीव एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल रूप से प्रायोगिक जंतु बन गया है तथा यह विश्वव्यापी शोधकर्ता इन पर शुरू हो गए हैं उनके रिसर्च। और अब देखते हैं कि जो नियोटेनी है उसको जो एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं जो उनको इफेक्टेड करते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्टिंग नियोटेनी में अपन देखते हैं कि जो नियोटेनी के कारण तथा महत्व तो अभी तक भी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हैं, पर इनका देखते हैं कि कायांतरण को कोई एक एनवायरमेंटल फैक्टर प्रभावित करते हैं। बहुत सारे होते हैं जो इसको इफेक्टेड करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भोजन की अधिकता हो, टेम्परेचर की कमी हो, अपर्याप्त आयोडीन हो, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक जो एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूड करता है, प्रेरित करता है, तो मेटामॉर्फोसिस को असफल बनाता है तथा लार्वल स्टेज को जीव में बनाए रखता है। ऐसा पाया गया है कि जो झीलों के सूखने पर उनमें भोजन की कमी व टेम्परेचर में ग्रोथ हो जाती है और एक्सोलोटल में मेटामॉर्फोसिस को प्रेरित करते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि एक्सोलोटल मैक्सिको तथा यूएसए के दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है उसमें जन्म लेते हैं। जब इन्हें उत्तरी देशों में ले जाया जाए तो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल रूप से थायरॉक्सिन या टीएसएच से इनको ट्रीटेड किया जाए तो इन पर एक्सोलोटल लार्वा में गिल्स विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं तथा यह एरोबिक रेस्पिरेटरी करने वाला एक मैच्योर टाइगर सैलामेंडर में मॉडिफाई हो जाता है। टेम्परेचर अत्यधिक कम करने पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग ये लार्वल स्टेज का जो थायराइड हार्मोन की प्रतिक्रिया घट जाती है और मेटामॉर्फोसिस का जेनेटिक आधार जो बहुकारकीय या चर या विशेष कारकों के दबाव के अधीन होता है और नियोटेनिक पॉपुलेशन में मॉडिफाई होकर इनके जो जीन होते हैं वो संमित हो जाते हैं और परंतु ये कंप्लीट रूप से एब्सेंट नहीं होते हैं तथा इस अवसर प्राप्त होने पर इन जीवों में मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। एम्फीबियंस में जो नियोटनी के कारण पूर्ण रूपेण ज्ञात नहीं है, इसे एक एबनॉर्मल क्रिया के लिए एक्सटर्नल व इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं। कुछ जो एक्सट्रेनिस जो फैक्टर्स हैं वो निम्न हैं। इनमें अपन बात करेंगे गैडाउ ने 1903 में इन्होंने भोजन की उपलब्धता तथा एक्वाटिक लाइफ के लिए सभी जो आवश्यक घटकों की अनुकूलता लार्वीय करैक्टर्स को
बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वाटर का अधिक गहराई में होना, कम टेम्परेचर जीव में जो थायरॉक्सिन के सीक्रेशन को संदमित करता है यानी कम करता है। जल की अधिक सैलिनिटी नियोटेनी के लिए जिम्मेदार होती है। हेक्सले ने 1929 के अनुसार कम टेम्परेचर पर मेटामॉर्फोसिस को रोकता है और वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल्स जो फैक्टर्स होते हैं, उन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में बहुत सारे कारक होते हैं जो उनको इफेक्टेड करते हैं। इनमें अपन बात करते हैं कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस का जो कम करना या रेस्टिंग पीरियड की ओर ले जाना, क्या केवल ये बाह्य कारक ही रेस्पॉन्सिबल है? इसलिए इन्हें अन्य कारकों जैसे फिजियोलॉजिकल या इंटरनल फैक्टर्स को भी हमको स्टडी करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। तो ये फैक्टर्स इस तरीके से इनको इफेक्टेड करते हैं। अब थोड़ा सा बात अपन करेंगे इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो। अपन देखते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स को जानते हुए कई प्रकार के साइंटिस्ट इस तथ्य को प्रस्तुत किए गए। ग्रेसनेर ने यह सुझाया कि इंसुलिन हार्मोन मेटामॉर्फोसिस को रोकता है, रेस्टिंग की ओर ले जाता है। परंतु जो मॉडर्न जो रिसर्च करने वाले हैं उन्होंने मेटामॉर्फोसिस के मुख्य कारण ये माने कि जो थायरॉक्सिन्स हार्मोन है या इसके समान जो इक्विवेलेंट जो केमिकल्स होते हैं वो थ्रेशोल्ड लेवल और लार्वल जो टिश्यूज के हार्मोन्सों के प्रति विभिन्न स्तरों तक वो प्रतिक्रिया करते हैं। एटकिन ने बताया कि जो मेटामॉर्फोसिस के डेवलपमेंट में जो प्री मेटामॉर्फो जो स्टेज होती है उसके दौरान जो जेनेटिक्स जो क्रिया विधि होती है उसके द्वारा थायरॉक्सिन की जो मात्रा अत्यंत कम रखी जाती है। और एटकिन और उसके जो साथी थे उन्होंने ये भी बताया कि मेटामॉर्फोसिस में प्रोलैक्टिन हार्मोन की भागीदारी होती है। उन्होंने बताया कि जो प्रोलैक्टिन एक संदमनकारी या कम करने वाला एक केमिकल्स होता है, समान कार्य करता है तथा इसकी मात्रा मेटामॉर्फोसिस के समय अधिक होती है। और मॉडर्न जेनेटिक्स के जो रिसर्चर हैं उन्होंने यह बताया कि जो ऑपरेटर जीन्स के द्वारा थायरॉक्सिन्स का सिंथेसिस करने वाले जीन्स स्विच्ड ऑफ कर दिया जाता है, जबकि जो प्रोलैक्टिन के फॉर्मेशन में संबंधित जो जीन्स हैं वो स्विच ऑन हो जाते हैं। इस कंडीशन में जो ब्लड में प्रेजेंट जो थायराइड हार्मोन्स की मात्रा के प्रति हाइपोथैलेमस सेंसिटिव हो जाता है और हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसेक्रेटरी जो टिश्यूज होते हैं वो थायरोट्रोपिन्स रिलीजिंग फैक्टर TRF से उसको सिंथेसिस करते हैं। तो TRF जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो अग्र पार्ट की ओर को इंड्यूस्ड करता है और उससे जिससे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का फॉर्मेशन होता है। मेटामॉर्फोसिस का जो पूर्व स्टेज है जैसे कि TSH का लेवल बढ़ाना है, प्रोलैक्टिन का इस तरह अचानक से कम होने लगता है तथा मेटामॉर्फोसिस की शुरुआत हो जाती है। तो थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स की कम मात्रा का सीक्रेशन तथा लार्वल स्टेज का हार्मोन के प्रति उदासीन होना, न्यूट्रल होना उनकी नियोटेनी के लिए एक बहुत ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। तो इसी तरह से जो G.K. नोबेल ने बताया कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय जो लार्वल कैरेक्टर्स का बना रहना एम्फीबियंस की फाइलोजेनी से रिलेटेड होता है और ये पेरेनिब्रिकिएटा के हेट्रोजीनल्स कैरेक्टर से स्पष्ट होता है कि पेरेनिब्रिकिएटा के सभी नियोटेनी स्पीशीज को
रखा जाता है। और इस तरह से अपन देखते हैं कि जो न्यूरोटैनी को कुछ एक्सटर्नल इफेक्टेड करते हैं, कुछ इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्टेड करते हैं, फिजियोलॉजिकल कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्टेड होकर यानी कि उसकी जो उस पर इफेक्टिंग या न्यूरोटैनी को पैदा करते हैं। इसमें अपन ये नहीं कह सकते कि कोई एक कारक है जो उसको इफेक्टेड करता हो। तो इस तरह से न्यूरोटैनी का एक साधारण परिचय दिया